मेरा नाम चांदनी है। सब लोग कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीका लगता है। मेरे माँ बाप ने शायद इसीलिए मेरा नाम चांदनी रखा था। और सच में मैं बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर थी उतनी ही धन दौलत से भरपूर थी। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन सारी खूबियों के रहते हुए मेरा घमंडी होना जायज़ है। इतनी ज़्यादा घमंडी थी कि इंसान को इंसान नहीं समझती थी। दोस्त भी बस गिने चुने हुए ही थे। किसी को भी घास नहीं डालती थी। अपने पापा की राज दुलारी थी तो मम्मी की आंखों की ठंडक। मेरे भाइयों की मुझ में जान बसती थी तो अपनी भाभीियों की गुड़िया रानी थी। हर कोई मुझे प्यार करता था और इसी प्यार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। 20-21 साल की होते होते मेरे घर रिश्तों की लाइन लगने लगी थी। कभी डॉक्टर का रिश्ता, कभी पायलट का, तो कभी इंजीनियर का। बिजनेसमैन के रिश्ते तो हर वक्त लाइन में लगे रहते थे, लेकिन पापा हर रिश्ते को ठुकराते चले आते। मम्मी तो परेशान हो गई थी। एक दिन उन्होंने पापा से पूछा, आखिर आपको चांदनी के लिए कैसा लड़का चाहिए? पापा बोले, ऐसा लड़का जो मेरी चांदनी के साथ खड़ा हो तो लोग कहें कि हाँ, चांद सूरज की जोड़ी है। भले लड़का गरीब घर का हो लेकिन मेरी चांदनी के जोड़ का हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं अपनी बेटी को सोने में तोल दूंगा। लेकिन मेरा होने वाला दामाद सुंदरता में मेरी बेटी से भी बढ़कर होना चाहिए। अपने पापा की ये बातें सुनकर मैं खिल उठी थी। जो विचार मेरे थे वही विचार मेरे पापा के भी थे। बहरहाल पापा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था और मेरे दिन खूब मौज मस्ती में गुजर रहे थे। आखिरकार पापा को एक रिश्ता पसंद आ ही गया। पापा ने कबीर की तस्वीर मेरे सामने लाकर रख दी, लेकिन मैंने तस्वीर देखने से साफ मना कर दिया। पापा, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ और मेरे भाई तो चकरा कर रह गए थे। बोले, चांदनी, तुम सूट खरीदने से पहले भी उसे 3-4 बार ट्राई करती हो, फिर भला अपने होने वाले जीवन साथी की तस्वीर भी क्यों नहीं देखी तुमने? मैंने कहा, मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा ने ऐसे ऐसे रिश्ते ठुकराए हैं। अगर वो रिश्ते हो जाते तो पापा को बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होता, लेकिन फिर भी पापा ने इन रिश्तों को ठुकरा दिया। इतने सारे लड़कों को ठुकराने के बाद पापा ने कोई लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मेरी बात सुनकर पापा का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। चांदनी बेटा, लड़का हमारे जोड़ का नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो लोग तुम्हें चांद सूरज की जोड़ी कहेंगे। सुख सुविधा के सामान से मैं अपनी बेटी का घर भर दूंगा और इस तरह लड़के वाले भी मेरी बेटी से दबकर रहेंगे। मेरे पापा ठीक कह रहे थे। अगर मेरे पापा मेरी शादी अपने जैसे किसी अमीर खानदान में कर देते तो वो लोग कहाँ मेरे नखरे उठा पाते। खैर, मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरे पापा ने शादी के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे और मैं एक दिन दुल्हन बनकर कबीर के घर आ गई। कबीर बहुत ही स्मार्ट लड़का था। शादी में जिसने भी देखा तारीफ ही की थी। मुझे अपने पापा की पसंद पर जी भर के प्यार आया। बारात उसी घर में आई थी जो घर मेरे पापा ने मेरे नाम कर दिया था। उसी घर को हमारे रहने के लिए सेट कर दिया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी कबीर का इंतजार कर रही थी। कबीर अंदर आया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो मेरे करीब बैठ गया, कुछ देर मुझे देखता रहा और बोला, चांदनी, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर उसने मेरा घूंघट उलट दिया। उसने मेरा घूंघट हटाया ही था कि तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो एकदम से बेड पर गिर गया। कबीर की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और डर की वजह से चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास भागती हुई अंदर कमरे में आई। कबीर की हालत देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। पापा की दी हुई कार से कबीर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया और ऐसी खबर सुनाई कि हम सब के सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को गुजरे तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। मेरी सास चीखती हुई वहीं बेंच पर ढेर हो गई थी और मैं आंखें फाड़े सबको देख रही थी। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। किसी औरत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं सकते में आ गई। वो औरत कह रही थी, हाय, वो देखो मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। और उस दिन मुझे समझ आया कि जबान से निकले हुए शब्द नस्तर से कम नहीं होते। ये किसी का दिल चीर सकते हैं, किसी का भी दिल छलनी कर सकते हैं। जब मेरा दिल छलनी हुआ तो मुझे किसी के कहे हुए शब्द याद आए। उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरा दिल छलनी कर दिया। तब मैंने उसका कितना मजाक उड़ाया था। मैं चांदनी, जिसे लोग हुस्न की शहजादी कहते हैं, मैंने उस वक्त एक छोटे कद, मोटे पेट वाले और काले आशिक का मजाक उड़ाया था। इतनी देर में मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पापा के सीने से लगकर मैं बिलक बिलक कर रोई थी। पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। कबीर की बॉडी को घर ले जाया गया। सब घर वाले शोक मना रहे थे। मैंने 4 लाख का सुहाग का जोड़ा उतार कर एक सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया।
कबीर के अंतिम संस्कार के बाद मेरे पापा मुझे घर ले गए। इस हादसे से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। पापा ने अपनी तरफ से लोगों को समझा दिया था कि चांदनी इस हादसे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है, इसीलिए हम उसे फोर्स नहीं करते कि वो लोगों से मिले जुले। धीरे धीरे वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। और फिर मैं धीरे धीरे खुद ही नॉर्मल होने लगी थी। और फिर एक बार फिर से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से या फिर पापा के पैसे की वजह से रिश्तों की फिर से लाइन लगने लगी थी। लेकिन पापा को इस बार भी फिर से कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। एक बार पापा बड़े चहकते हुए मेरे पास आए। कहने लगे, चांदनी बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सास शकुंतला जी आई थीं। वो फिर से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। उनके 4 बेटे हैं। वो अपने दूसरे नंबर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। संजू भी अपने भाई कबीर की तरह बहुत हैंडसम लड़का है, पढ़ा लिखा है। हमें और क्या चाहिए? बताओ चांदनी, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, पापा, जो आप सही समझें वो करें। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। पापा मेरे सर पर हाथ फेर कर चले गए। फिर 2-3 दिन में ही बहुत ही सादगी के साथ संजू से मेरी शादी हो गई। शादी में मैंने संजू को देखा था। बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट लड़का था। संजू को लेकर मैं फिर से सपने सजाने लगी और एक बार फिर से मैं विदा होकर उसी घर में आ गई जहाँ पहले आई थी। उसी कमरे में बैठी मैं सुहाग की सेज पर संजू का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में संजू कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी संजू ने मेरा घूंघट हटा दिया और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक चीख मारकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। संजू को इस तरह लुढ़कते हुए देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी सास जल्दी से कमरे में आई और संजू की ये हालत देखकर अपनी छाती पीटने लगी। संजू को हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने हम लोगों से दुआ करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। इससे पहले तो मुझे भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती थी। मैंने रो रो कर संजू की ज़िंदगी की भीख मांगी थी भगवान से। आधे घंटे के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो मैं सबसे पहले भागती हुई डॉक्टर के पास गई और बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर को देखने लगी। लेकिन डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, हम मरीज को बचा नहीं सके। इतना सुनते ही मैं एक तरफ को लुढ़क गई। मेरे सास की चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद हम संजू की बॉडी को भी घर ले आए। सब लोगों की जबान पर एक ही शब्द था, मनहूस दुल्हन। लोगों की बातों और नज़रों से मुझे खौफ आने लगा। जैसे ही संजू की आरती उठी, मैं मम्मी से लिपट गई और रोते हुए बोली, मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। मैं एक बार फिर से अपने मायके आ गई। लेकिन अब की चांदनी बिल्कुल बदल चुकी थी और चांदनी के साथ साथ चांदनी के घर वाले भी बदल चुके थे। इस बार भाइयों की आंखों में मुझे देखकर चमक नहीं आई थी। भाभी अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देती थीं। एक बार मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, बुआ, क्या आप मनहूस हैं? मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं आपके पास ना जाया करूं, आपकी मनहूसियत मुझे भी लग जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कहा, हाँ बच्चे, मैं मनहूस हूँ, तुम मेरे पास मत आया करो। जो भी मेरे पास आता है वो तबाह हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मनहूसियत मेरे घर वालों को लगे। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। ज़्यादातर समय कमरे में ही बीता। बहुत कम ना के बराबर कमरे के बाहर निकलती थी। आज से 3 साल पहले हुआ हादसा मुझे याद आ गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में टहलने गई थी। मेरी आदत थी, रोज़ शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में ज़रूर जाती थी। एक दिन एक सांवला सा लड़का मेरे पास आ गया। सांवला सा रंग था, निकली हुई तोंद और बहुत ही छोटे कद का लड़का था। मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चांदनी जी, मेरा नाम विशाल है। मैं रोज़ आपको यहाँ देखता हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि अगर आप मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लें। मैं जल्द ही आपके घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा। उस लड़के की बात सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ हंसने लगे थे। मैंने उस लड़के से कहा, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? शायद नहीं देखी, तभी तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत हुई है। खुद को देखा है? मैं तो कभी तुम्हें अपने घर का चपरासी भी नहीं बनाऊं और तुम मेरे जीवन साथी बनने की सोच रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तो तुम्हें देखकर ही सोच रही हूँ कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम। इतना कहते ही मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। मेरी सहेलियाँ भी हंस रही थीं। हम लोगों के हंसने से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू भरे हुए बोला, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। मैं इसी छलनी दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगी।
तुम अपनों के होते हुए भी इस भरी दुनिया में अकेली रहोगी। तुम हर जगह से धुतकारी जाओगी। तब तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम्हारा नसीब। विशाल मुझे श्राप देकर जा चुका था और मैं वहीं जमी खड़ी रह गई थी। एक पल के लिए तो विशाल का श्राप सुनकर मैं भी कांप गई थी, लेकिन फिर मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया तो खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। मैंने अपने दिल को समझाया, ये श्राप वगैरह कुछ नहीं होते। उस पल मुझे नहीं लगा था कि विशाल का श्राप मुझे लग सकता है। लगभग एक हफ्ते के बाद मैं उसी पार्क में टहल रही थी जब एक बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया था। चांदनी दीदी, मैं विशाल भैया के पड़ोस में रहता हूँ। विशाल भैया है ना, वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उस दिन जब आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस लड़की को ज़रूर आकर बताना। मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो इसी लड़की की वजह से जाऊँगा। चांदनी दीदी, मैंने विशाल भैया की बात को मजाक समझा था, लेकिन आज ही मुझे खबर मिली कि विशाल भैया हम सबको रोता हुआ छोड़कर जा चुके हैं। उस लड़के की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। फिर मेरी सहेलियों ने समझाया, चांदनी ऐसा नहीं होता, कोई किसी के पीछे नहीं मरता। जरूर उस लड़के को कोई और बात परेशान कर रही होगी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया होगा। इस बात का जिम्मेदार तुम खुद को मत ठहराओ। लेकिन मैं 2 दिन तक डिस्टर्ब रही थी। मैं बार बार यही सोचती, काश मैं विशाल को उस दिन प्यार से समझा देती, उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाती। शायद मेरे प्यार से समझाने पर समझ जाता और ये गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं होता। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ विशाल वाला हादसा मेरे दिलो दिमाग से निकल गया। आज 3 साल बाद मुझे विशाल के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि विशाल का श्राप मुझे लग चुका है। आज मैं अपनों के होते हुए भी अकेली हूँ। मैं हर तरफ से धुतकारी गई हूँ। आज वाकई मेरी किस्मत काली भयानक रात से भी काली हो चुकी थी। मैं अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी पापा मेरे पास आए, बोले, चांदनी गुड़िया, शकुंतला बहन अपने तीसरे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, पापा अब मैं शादी का नाम भी नहीं लेना चाहती। शादी करना तो दूर की बात है। मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैं भी रो पड़ी। पापा बोले, चांदनी, हालात हमारे कंट्रोल में होते तो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देते। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन चांदनी मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारी भाभी अब अपने पति से जिद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वो इस घर को छोड़कर अलग हो जाएं। उनका कहना है कि तुम मनहूस हो। न जाने अपनी बेटियों के होते हुए भी उन्हें मेरी बेटी को मनहूस कहते हुए डर क्यों नहीं लगता। तुम्हारी भाभियों का मानना है कि तुम जैसे अपने पति को खा गई हो, वैसे ही उनके पति को भी खा जाओगी। तुम्हारी भाभी जो भी बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन मैं उन्हें ये सब करने से रोक नहीं सकता। चांदनी, अगर वो मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ले गईं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने पापा की बातें सुनी और अंदाज़ा लगाया कि हर इंसान मजबूर है। मेरा बाप अपने बेटों की मोहब्बत में अंधा होकर ये नहीं सोच पा रहा कि एक बार फिर से मैं विदा होकर चली गई तो अपनी सास के तीसरे बेटों को भी खा जाऊंगी। पापा के कहने पर मैंने तीसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरी बड़ी भाभी हंसकर बोली थी, चांदनी, तुम्हारी सास तो बहुत ही लालची औरत है। उसे अपने बेटों की जान की परवाह नहीं, उसे तो परवाह है तुम्हारे बाप के द्वारा दिए गए पैसों की, जो हर बेटे की मौत के बाद तुम्हारे पापा और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। भाभी की